हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं विरद आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज के सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक पॉलिटी का स्टैटिक पॉइंट है और हमारी जो भारतीय संविधान है उसका आधारभूत स्तंभ अगर कहा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है मैं आपको दिखा देता हूँ। आज का टॉपिक है प्रस्तावना। और न सिर्फ हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे बल्कि प्रस्तावना में निहित जो शब्द हैं उनके ऊपर भी हमारा डिस्कशन रहेगा। मूल रूप से आपके एग्जाम में इन्हीं शब्दों पर प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रस्तावना कहने को तो संपूर्ण प्रस्तावना मात्र एक वाक्य की है, एक सेंटेंस है। आप बहुत बड़ी सी प्रस्तावना देखते हैं, वो बहुत बड़ी सी प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही वाक्य है। और उस एक वाक्य की प्रस्तावना को जरा एक बार चलिए देख लेते हैं कैसी है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि प्रस्तावना हिंदी और इंग्लिश जिसमें पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all to its citizens justice, टाइप्स ऑफ जस्टिस लिखा है, फिर आगे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, फिर लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 12th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves that constitution। ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप देखेंगे कि यहां से जहां से ये शुरू हो रहा है और यहां पे जहां पे ये खत्म हो रहा है इसमें फुल स्टॉप सिर्फ आपको यहां पर ही दिखाई देगा और कहीं पर भी बीच में फुल स्टॉप नहीं है। सेमीकोलन, कॉमा वगैरह यूज किया गया है। तो सेमीकोलन और कॉमा से सेंटेंस खत्म नहीं होता, क्लॉजेस बन जाते हैं। तो ये पूरा एक सेंटेंस में, हिंदी में भी आप देख सकते हो उसी तरीके से हिंदी में भी लिखा गया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा संविधान को अंगीकृत, अतिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब ये जो प्रियम्बल आपके सामने मैंने पढ़ करके सुनाया और ये जो बताया मैंने आपको प्रियम्बल, इसमें बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। पहले तो जितने भी बोल्ड टाइप के लेटर्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये देख सकते हैं आप, ये जितने भी बोल्ड टाइप के लेटर्स हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब आपके एग्जाम में रहेंगे। ध्यान रखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सब चीजें एक एक शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए और इसका हमारे देश में और हम सब के प्रति क्या अर्थ है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो यहां पर यह समझने का हम लोगों को विचार रखना चाहिए कि ये जो प्रस्तावना है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ 9 दिसंबर सन 1946 से, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, JL नेहरू, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ऑब्जेक्टिव रिलेशंस को बोला गया उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। एंड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में प्रस्तावना संविधान के परिचय तथा भूमिका को कहते हैं। ये जो प्रस्तावना है इसी को ही बाद में प्रस्तावना का रूप दिया गया। यानी प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की उद्देशिका है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पेश किया गया था वही है, उसी में थोड़ा सा और सुधार करके इसको रखा गया है। तो अब हमें यह समझना है कि प्रस्तावना का काम क्या है, तो हमें यह भी जानना होगा कि इसका काम क्या है। अगर हमें इनका काम समझ में आ जाता है
तो हमें प्रस्तावना का काम समझ में आ जाएगा। इसका काम ये था कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, सॉरी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, इसका काम क्या था? इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का काम ये था कि जब हम ये बनाएं, क्या नाम है, संविधान बनाएं, तो संविधान बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखें, कौन कौन सी वो चीजें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यही मतलब है कि हम प्रण लें कि हम अपने संविधान बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे। कानून बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? देश दुनिया से सारी चीजें हम सीख करके आ रहे हैं, क्या वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में सही होंगी? कोई जरूरी नहीं कि कोई नियम किसी दूसरे देश में सही है तो वो भारत में भी सही हो। तो जब हम उस नियम को अपने भारत में लागू कर रहे हो तो हम ध्यान रखें कि ये भारत में लागू कर रहे हैं। भारत की जो मूलभूत विशेषताएं उसको हम ब्रेक ना कर दें। वो मूलभूत विशेषताओं का ध्यान रखने के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया। तो ये तो संविधान बनाने के समय यूज किया गया। अब तो संविधान बन गया, अब क्या इसका इस्तेमाल है? अब तो ये वर्थलेस है, अब तो संविधान बन गया है ना। हम तो संविधान पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, प्रीएम्बल कौन देखता है? आप जब किताब मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आप कभी उस किताब का प्रीफेस पढ़ते हैं क्या? आप तो बुक के जो कंटेंट हैं, टॉपिक हैं, इंडेक्स में जो दिए हुए हैं वो आप पढ़ते हो, वही आपके काम आते हैं, उसी से आपका जीवन चलता है, उसी से आपकी पढ़ाई पूरी होती है। प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब उस प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बुक आप खरीद रहे हैं वो किस काम की है, आपके काम की है भी कि नहीं। आप पूरी किताब खड़े होकर थोड़ी नहीं देखेंगे, तो पूरी किताब का रिव्यू उस एक पेज में होता है। वही काम प्रीएम्बल करता है। और इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। 1960 में एक बेरूबारी केस आया, बेरूबारी केस आया, जिसमें यह मान लिया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये एब्सेंट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु केशवानंद भारती केस में इस चीज को फिर से एक्सेप्ट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। बेरूबारी में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके संशोधन कोई वैलिडिटी नहीं। यहां पे कहा गया ऐसा नहीं है। केशवानंद भारती केस जो आया, केशवानंद भारती केस, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है बशर्ते जो बेसिक फैक्ट्स हैं या बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये बात उसमें निकल करके आई। बट टिल दिस डिसीजन 3 जो है शब्दों का संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 3 शब्द अमेंड किए गए। दीज वर अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्दों का इस्तेमाल करके एक बार संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया। तो इसके जो टर्म्स हैं उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था हम भारत के लोग, कि हम भारत के लोग, ये इससे क्या अर्थ निकलता है, इसका क्या तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें हम शब्द की जो भावना है, हम की जो भावना है, हम भारत के लोग, ये वाली जो भावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे हमें पता चलता है कि जो जैसे कहा था ना, जैसे प्राचीन समय में हमारा देश था तो ये किनके द्वारा चलाया जाता था? ये राजाओं द्वारा चलाया जाता था, राजाओं द्वारा शासित। तो क्या हमारा देश आज शासित नहीं है? क्या हमारे देश को गवर्न नहीं करता? कोई गवर्न करता है तो कौन है जो गवर्न कर रहा है? तो यहां पर उसका आंसर दे रहा है हम भारत के लोग, क्योंकि हम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहां से वो फीलिंग आती है कि हम हमारे लिए हमारे नियम लागू कर रहे हैं। तो ये वो फीलिंग देने वाला टर्म है, इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। हम भारत के अंदर, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं, भारतीय जनता को ही अधिकार मिले हैं, वही भारत के संविधान का आधार है। दूसरे शब्दों में भारतीय जनता ही संविधान जो है भारतीय जनता को समर्पित है। यही सुप्रीम पावर है, यही यहाँ पे राजा है, यही इन्हीं के द्वारा शासित किया जा रहा है। तो इसके रूल कौन बना रहा है? पहले तो राजा शासन करता था, तो राजा रूल बनाता था और लोगों पर लागू होता था। अब लोग ही रूल बना रहे हैं तो लागू किस पे कर रहे हैं?
अपने पे ही लागू कर रहे हैं, हम हमारे द्वारा बनाए गए रूल। ये होता है हमारे यहाँ का लोकतंत्र। तो इस मीनिंग का मतलब यही है, और ये मीनिंग इस अर्थ में भी लिया जा सकता है कि इसमें जब कभी भी आपने सोचा कि आपने देखा कि यहाँ पर 1950 में इसको 1949 में इसको बना करके तैयार कर लिया गया, 1950 में लागू कर दिया गया, तो 1949 में बन करके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। इसकी डेट आपको क्लियर हो रही है कि संविधान इस दिन बन करके तैयार हुआ। ये गारंटी दे रहा है इस बात की कि हाँ इस दिन बन करके तैयार हुआ है, सिग्नेचर हो रहे हैं इस पे। तो उस समय यहां पर हम भारत के लोगों ने यहां पर साइन कर दिया। लेकिन यहां इसका एक अर्थ और भी समझ सकते हैं कि जब जब आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग पढ़ना ही पड़ेगा, और जैसे ही आपने हम भारत के लोग पढ़ लिया तो आप उस हम में शामिल हो गए, आप भी उसी तरह शामिल हो गए। भले ही आपने संविधान नहीं बनाया है लेकिन आप भी उसी तरह शामिल हो गए। तो ये एक विशेष वर्ड है। दूसरा एक टर्म आता है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता और संप्रभु का मतलब क्या होता है, इसको आप समान प्रभुता से समझिए। प्रभुता, और प्रभुता का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। प्रभु का मतलब मालिक, मालिकाना हक जिसका होता है तो उसको प्रभुता बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं ना, मालिक, ईश्वर, स्वामी। और संप्रभु समान रूप से, हम सब भारत के लोगों का, हम सब का यहां पर समान रूप से प्रभुत्व है, और किसी का नहीं। यहां पर भी हम भारत के लोग इंटीमेट कर रहा है चीजों को, और ये बता रहा है कि हम भारत के लोगों पर, हम भारत के लोगों का ही संप्रभुता है, हम ही प्रभु हैं इसके, हम ही मालिक हैं, कोई दूसरी कंट्री या कोई दूसरी पावर नहीं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका आशय यह है कि कोई भी अन्य देश पे निर्भर हम नहीं हैं, हम किसी भी देश के डोमिनियन नहीं है। जैसे ब्रिटिशर्स के डोमिनियन हुआ करते थे आजादी के से पहले, तो अब नहीं है हम, अन्य देश के डोमिनियन नहीं है हम। कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में हमें इंटरफियर करने से मतलब इंटरफियर करे हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत चाहे तो यूएनओ में शामिल हो, चाहे तो ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि यूएनओ हमारे ऊपर कहे कि जबरन तुम्हें शामिल होना ही है, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो हमारी इच्छा है कि हम तुम में शामिल हैं, हम अपनी इच्छा से करेंगे। इस बात का निर्णय कि हमें किसी में शामिल होना है नहीं होना है, हमें किसी की बात माननी है कि नहीं माननी है, ये हमारे ऊपर है। कोई अपनी बात हमसे मनवाएगा नहीं जबरदस्ती, ये हमारे ऊपर है कि हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। दैट द टर्म मीन्स। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, समाजवादी, सोशलिस्ट। तीन बातें यहां पर हैं समाजवादी के लिए। देखिए, समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सभी का सार्वजनिक हक हो। आपने सुना ही है, क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा, ए प्यारे सब यहीं छोड़ जाएगा। ये जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, जिसपे आप मकान बनाते हैं, ये आप लेकर के तो आए नहीं थे और ना ही लेकर के जाओगे आप। सबका बराबर होना चाहिए राइट इस पर। नदी का पानी बह रहा है, इस पर सबका बराबर का हक होना चाहिए। फसल उग रही है, इस पर बराबर का हक होना चाहिए। कोई भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं, उस पर सभी का इक्वल हक होना चाहिए। अगर वो रिसोर्स इंडिया का है तो सब कुछ बराबर तरीके से जीने का अधिकार है ना। तो समाजवादी होना यही है, हमारा भी पेट भरे और तुम्हारा भी भरे, हम भी भूखे ना रहें और तुम भी भूखे ना रहो। ये वाली जो भावना है, इसको विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है समाजवाद। इसी को समाजवाद बोला जाता है। समाजवाद मतलब जो समाज का भी कल्याण करने की बात सोचता हो, उसको समाजवाद के अंतर्गत रखा गया। तो वह कोई भी संसाधन हो या पूंजी हो या जमीन हो, संपत्ति हो, सब पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण होना चाहिए। इस भावना को ध्यान में रखना चाहिए। आपने सुना कि एपीजे कलाम के पास में उनके एसेट के रूप में क्या था, जमीन जायदाद तो निकला नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने समाजवाद के नियम का पालन किया है। और अन्य लोग, आप, हम, उस पर जरा फोकस करिए। पंथ निरपेक्ष, इसको आप पंथ निरपेक्ष पढ़ेंगे, धर्म निरपेक्ष ना पढ़ें। लेकिन इंग्लिश में आप इसे सेक्युलर पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है धर्म निरपेक्ष। तो मैं आपको यहां पर यह समझा देना चाहता हूं कि पंथ का मतलब ही होता है, धर्म जो होता है क्या होता है, धर्म एक प्रकार का पंथ ही तो है। धर्म क्या है, विचार। धर्म क्या है, विचार है। और पंथ का मतलब भी क्या होता है, विचार। हमारे देश में किसी के भी विचार को सुनने समझने का पूरा बराबर मौका दिया जाता है, और किसी को भी ये छूट है कि कोई किसी के भी विचार से प्रेरित हो सकता है।
अब इन्हीं विचारों का जब समूह बनता है, कलेक्शन होता है, तो वो एक प्रकार का रिलीजन बन जाता है। तो इसलिए हम इसको रिलीजन के तौर पर भी देखते हैं। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है उसका ऐसा कोई भी हमारे संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन माना जाता है कि हमारा राज्य जो है वो कैसा हो, धर्मनिरपेक्ष हो। हमारा संविधान ये कहता है कि हमें सभी धर्मों की बातों को समान सम्मान देना चाहिए। हम मानने ना मानने वाली बात नहीं है। आपको कोई विचार है कि हम फलाने धर्म से एकमत नहीं है, तो ये हो सकता है, संभव है। आपको दूसरे धर्म में विश्वास नहीं है, वो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा उस धर्म को ना माने या आप अपना धर्म उसे जबरदस्ती मनवाएं, ऐसा कुछ नहीं। धर्मनिरपेक्ष मतलब जिसको जिस हृदय से जितना अर्जित, जिस हिसाब तक आपको चाहिए उस हिसाब तक आप जो है क्या कर सकते हो, निर्बाध रूप से अपने धर्म को मान सकते हो, निर्बाध रूप से किसी विचार को मान सकते हो। अब जनरली जब धर्म की बात आती है तो फिर वो रिलीजन जो है कहीं ना कहीं देवत्व को लेकर के आ जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए यहां पर विचार रखा गया। हो सकता है कि किसी का इसी बात में विश्वास हो कि हमें ईश्वर पे विश्वास ही नहीं, हम नास्तिक होने पे इसका विश्वास हो, तो नास्तिक शब्द धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या आपको 25 से 28 जहां पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वहां पर मिलता है, और संविधान में जगह जगह पर इसकी व्याख्याएं करी ही गई हैं। इसके अलावा लोकतांत्रिक शब्द जो है वो लोक और तंत्र से बना है। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम जो है किसी न किसी नियम से बनता है, पर ये लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का तंत्र, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र। लोकतंत्र का मतलब है ऐसा सिस्टम जो लोगों द्वारा बनाया है, कोई और नहीं बनाया है, दूसरे लोग नहीं आके बनाए, हम ही आपने बनाया है, और हम ही आप बनाएंगे क्योंकि हम भारत के लोग हैं। तो हमारे तंत्र को हम ही बनाएंगे, हम ही बनाए थे और हम ही बनाते रहेंगे। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बहुत विस्तृत रूप से हुआ है, वास्ट इसका एक्सपीरियंस है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक लोकतांत्रिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। यानी लोकतंत्र में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र है, यानी पॉलिटिक्स के लोग ही केवल यानी सिस्टम बनाएंगे, आर्थिक लोकतंत्र को भी दिया गया है, शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, ये सब जो चीजें हैं ये आपके लोकतंत्र के लक्षण हैं। यही लोकतंत्र के लक्षण है जिसमें सब लोग वोट डाल सकते हैं, जिसमें न्याय सभी को बराबर तरीके से मिल सकता है, जिसमें सभी को आर्थिक स्वतंत्रताएं हों, सामाजिक स्वतंत्रताएं हों। ऐसे नियम कौन बनाएगा? लोग ही बनाएंगे। तो लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र लोकतंत्र है। अब यहां पे एक टर्म आ रहा है गणतंत्र। गणतंत्र, गण मतलब लोग। गणतंत्र की बजाय अगर यहां पर एक शब्द लिख दिया जाए, इसको हम थोड़ा सा हटा करके शब्द लिखते हैं गणराज्य। गणराज्य, गणतंत्र अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक टर्म आता है, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही बात है, लेकिन लोकतंत्र और गणराज्य ये अलग अलग बात है। गणराज्य मतलब जो वो तंत्र बनाया गया है वो काहे के लिए बनाया गया है? वो जो तंत्र या जो सिस्टम बनाया गया, ये जो सिस्टम बनाया गया क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया? कि किसी के ऊपर शासित किया जा सके। तो जिसके ऊपर शासित करेंगे वो राज्य हो जाएगा। तो किसके ऊपर शासित है? गण के ऊपर शासित है, इसीलिए गणराज्य है। हिंदी में क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि रिपब्लिक में उतना ज्यादा अच्छे से नहीं, रिपब्लिक, पब्लिक को रिपीट करके दे दिया गया, रिपब्लिक तुम्ही ने बनाया, तुम्ही पे लागू, रिकैप जिस तरीके से होता है। तो प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, एक तो वंशानुगत तथा दूसरी लोकतांत्रिक गणतंत्र में से भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को चुना है। तो यहाँ पे लोकतंत्र यही बात है जो जिसको बोलते हैं ना आप, जो राजतंत्र जो है, राजतंत्र को एक्सेप्ट नहीं किया है हमने राजतंत्र को एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने लोकतंत्र को एक्सेप्ट किया है। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। गणतंत्र राज्य में गणतंत्र राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, और गणतंत्र अर्थ दो तरीके से लिया जाता है। और दो तरीके से कैसे ले सकता है? तो पहली बात इसमें यह है कि राजनीति संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या राजा के हाथ में नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। गण राज्य है, शासन गणों पर होगा, और तंत्र गणों ने ही बनाया है। गणतंत्र और गणराज्य दोनों चीजें हैं, लोकतंत्र और लोगों का राज्य है ये।
ना हो करके लोगों के हाथ में है। दूसरी ये कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति है यहां पर। ऐसा नहीं कि तुम पॉलिटिक्स में हो तो तुम बड़े हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक कुछ जगहों पर एक्सेप्शंस हैं, एक अलग बात है। जैसे राष्ट्रपति है तो अब एक्सेप्शन है, लेकिन राष्ट्रपति का एक्सेप्शन ये तभी तक काम करेगा जब तक कि राष्ट्रपति डिक्टेटरशिप को फॉलो ना करने लगे। डिक्टेटरशिप को फॉलो करेगा तो फिर राष्ट्रपति भी कुछ नहीं है। फिर से उसको ये समझाया जाएगा, ये पॉइंट उसको समझाने के लिए पॉइंट आएंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम की। फ्रीडम की जब बात करेंगे तो यहां पे स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमाओं के भीतर होगा। जनरली लोग सोचते हैं हम तो फ्री हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं अपने देश में। तो फ्रीडम में के लिए एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, किसी भी व्यक्ति की आजादी केवल तब तक आजादी है जब तक कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी बाधित ना हो रही हो। दैट्स द सिंपल मीन। यहां पर जो फ्रीडम है उसको रोका जाता है, उसको भी अंकुश लगाया जाता है। अंकुश लगाने के लिए तमाम सारे प्रावधान है आर्टिकल 19 में, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं आपको। न्याय की बात करेंगे तो न्याय जो है वो 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या करी गई है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे। स्त्री और पुरुष में भेदभाव ना हो, गरीब अमीर में भेदभाव ना हो, ऊंच नीच में भेदभाव ना हो, उत्तर दक्षिण में भेदभाव ना हो, पूर्व पश्चिम में भेदभाव ना हो, कुल गोत्र वंश में भेदभाव ना हो। यही सामाजिक न्याय है। ठीक है। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर समान अधिकार होना चाहिए। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था पानी, कोई अपने घर में समरसेबल लगा करके पानी दोहन कर रहा है और कोई मीलों जा रहा है एक घड़ा पानी उठा करके लाने के लिए। कहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? करना चाहिए था। कहीं पानी बह रहा है और कहीं पानी के एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि उत्पादन एवं वितरण के साधन जो है वो न्यायोचित हों और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण ना हो। कहते हैं कि हमारे देश में कुछ बड़े बड़े पूंजीपति, जो कैपिटलिज्म ना हो जाए हमारे देश में पूरी तरीके से, इसी बात को यहाँ पर ये कहा जा रहा है। कैपिटलिज्म जो है वो पूरी तरीके से ना हो जाए, इस चीज को यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? न्याय का पर्याय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिले हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको वोट देने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है। एक नियमावली के तहत यदि अगर आप जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। 25 साल के हो गए, भारतीय नागरिक हैं, सामान्य हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करिए, रोका थोड़ी जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं आपका राजनीतिक अभिप्राय के अंतर्गत आती हैं। इस सब को बराबर रहेगी, खासकर यदि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। समता यानी कि इक्वलिटी की बात करी जाए, यहाँ पे पैरिटी की बात करी जाए, इक्वलिटी की बात करी जाए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को हर स्थिति में अवसर की समक्ष समानता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय यह है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है। हर प्रकार की समानता होगी इसमें। जाति, लिंग, वर्ण, वंश, मूलवंश, इन आधारों पर कोई भी भेदभाव ना करे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये उद्देश्य है हमारे संविधान का। ऐसा भारत बने, लोगों के बीच बंधुत्व हो, फ्रेटर्निटी हो, भाई बहन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उससे प्रेरित होकर के भारतीय कार्य करें। ये बंधुत्व है, फ्रेटर्निटी इसी को बोलते हैं। इससे होगा क्या? इससे अपराधों में कमी आएगी। अगर लोगों के अंदर फ्रेटर्निटी डेवलप हो जाती है, बंधुत्व की भावना डेवलप हो जाती है, तो व्यक्ति के अंदर अपराध बोध कम होता है। लोग अपराध क्यों करते हैं? सामने वाले को अपने परिवार का मानते नहीं है। कई लोग तो अपने परिवार के लोगों को अपने परिवार का नहीं मानते हैं, तो उनसे अपराध होता है। फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। जब तक बंधुता नहीं होगी तब तक नहीं आएगी। तो बंधुता अर्थ यही है, प्रस्तावना में यही है। दूसरा इसके बाद क्या है? ऐसी बंधुता हो जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता पे पश्चाताप न करना पड़े। आप लड़ते हैं तो आप ही नहीं लड़ते हैं, आपकी वजह से देश में दिक्कत आती है। एग्जाम्पल देते हुए, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ रहा है और इतना लड़ रहा है कि तुम तो ऐसे हो, हम तो ऐसे हैं, हम अपना अलग जाएंगे।
तो अलग जाने के लिए तो आपको भारत से अलग होना पड़ेगा, और भारत से अलग होने का मतलब ये हो गया कि आप भारत के ही तो टुकड़े कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो इससे अच्छा है कि आप बंधुता बना करके रखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखिए, अक्षुण्य रखिए, उसे मत टच किए कर सके कोई, ऐसा बना करके रखना है। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एक फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको अंत में एक पॉइंट और बता दूं कि प्रस्तावना में लिखे गए जो तत्व हैं, दीज आर नॉट जस्टिफिएबल इन कोर्ट। इनके आधार पर आप कोर्ट में, न्यायालय में अपनी बात को साबित करने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। न्याय नहीं मांग सकते उसके आधार पर। न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इस चीज का आपको और ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी प्रकार की स्टेट पीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से आप कोर्स परचेज कर सकते हो, और कोर्स परचेज करने के साथ कोर्स को सेलेक्ट करिए, कूपन कोड अप्लाई करिए विरत33, इंस्टेंट आपको 33% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि आपका कोर्स जो है खरीदने में आपको आसानी हो जाएगी। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसे ठीक से पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।